Good morning, all of you. Today we will discuss Raoult's law. आज प्यारे बच्चों हम राउल्ट के नियम का अध्ययन करने वाले हैं। जो राउल्ट का नियम है वो वाष्प दाब पर आधारित होता है, अर्थात वेपर प्रेशर पर बेस्ड है। तो हम सबसे पहले इस लेक्चर को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली वाष्प दाब क्या होता है। वैसे आप लोग समझ चुके होंगे, वाष्प दाब का मतलब है वाष्प के द्वारा किसी द्रव पर लगाया गया जो दाब है उसको हम लोग वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसको ठीक से समझते हुए एक एज ए प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। आप लोग घर पर चाय इत्यादि बनाते हैं तो उस समय फोकस्ड होकर के जब माँ चाय बना रही हो तो उस समय ध्यान दीजिएगा। एक पतीला वगैरह जो कुछ भी है उसको लीजिएगा, उसमें आप देखेंगे कि आपने कोई द्रव लिया, जो भी मम्मी उस द्रव को ले रही हैं, पानी को लिया और पानी को आप लेने के बाद देखते हैं, आप समझ पा रहे होंगे ये लिक्विड है। बिनो हम सब जानते हैं जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इर्रेगुलर मोशन करते हैं, अर्थात अनियमित गति करते हैं। सेम गैस के पार्टिकल की तरह जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो भी इर्रेगुलर मोशन करते हैं, अर्थात अनियमित गति कर रहे हैं, जिनमें से कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिक होती है, कुछ अणुओं की गतिज ऊर्जा कम होती है। अणुओं से मतलब मेरा कण है, पार्टिकल्स है। तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, कुछ की कम होगी। अब हम जानते हैं K इज इक्वल हाफ mv स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मतलब है कि आप इसमें एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि ये किस बात पर डिपेंड करती है, उसकी वेलोसिटी पर। अर्थात जिन पार्टिकल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अर्थात जिसका वेग ज़्यादा होगा, ये आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है, K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। इसका मतलब जिसका वेलोसिटी, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अब आपने क्या करना है, जैसे ही आप इसे हीट करने का काम करते हैं तो हीट करेंगे, तो हीट करने पर क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये हीट गेन करेंगे और हीट गेन करने के कहाँ चले जाएंगे, एटमॉस्फेयर में। अर्थात ये ऊष्मा पा करके वायुमंडल में चले जाएंगे। जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अर्थात जिन पार्टिकल्स जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, अधिक गतिज ऊर्जा वाले अणु ऊष्मा गेन करेंगे और गेन करने के कहाँ जाएंगे, वायुमंडल में चले जाते हैं। जब वो वायुमंडल में जा रहे होंगे तो यहाँ जो द्रव है इसके सरफेस पर एक दाब, अर्थात एक दबाव जनरेट कर रहे होंगे। जैसे पानी उबलना स्टार्ट होता है उस समय जो दबाव द्रव पर लगता है उसी दबाव को हम लोग नाम देते हैं वाष्प दाब। इसे जनरल प्रैक्टिकल के रूप में समझ सकते हैं। जो मैं काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा था, आप देख रहे हैं कि रास्ते पर हम किसी भी पाथ पर चल रहे हों और वहाँ अगर हम साइकिल से 4 लोग चल रहे हैं, अगर 4 दोस्त साइकिल से जा रहे हैं और पीछे से अगर हवा आती है, सेम रूप से अगर समान रूप से हवा आती है और एक जो उसमें हम लोग साइकिल चला रहे हैं उसमें से किसी की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, किसी की 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है, किसी की 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे उस चीज़ को अनुभव करके कि उसमें से जिसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा थी, अर्थात जिसकी स्पीड ज़्यादा थी, उसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, अर्थात उसका वेग बढ़ जाएगा जब पीछे से हवा समान रूप से आएगी। तो वही सेम यहाँ पर है, जिन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी उन्होंने ऊष्मा पाई और ऊष्मा पा करके सीधे कहाँ चले गए, वायुमंडल में। और जब वो वायुमंडल में जाएंगे तो इसकी सतह पर एक दाब डालते हैं, उसी दाब का नाम है वाष्प दाब। आप वाष्प दाब को समझने के लिए, अब जब वाष्प दाब समझ में आ गया तो यहाँ जो वाष्प दाब बनेगा, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, वो भी कौन से, लिक्विड सॉल्यूशन की। बिनो अब हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। लिक्विड सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्वेंट है, इसका मतलब जो विलायक है, विलायक क्या होना चाहिए बेटे, लिक्विड, अर्थात द्रव होना चाहिए। अब विलायक तो द्रव हो गया, लेकिन जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट यहाँ 2 टाइप से हो सकते हैं, या तो सॉलिड आपने कोई ठोस सब्सटेंस उसमें घोला हुआ है, या कोई लिक्विड उसमें घोला हुआ है, या कोई गैस पार्टिकल घोला हुआ है। लेकिन हम यहाँ जो बात करने वाले हैं तो लिक्विड और सॉलिड इन दोनों के बेस पर बात करेंगे। तो उसको राउल्ट ने समझाया, मार्टे राउल्ट साइंटिस्ट रहे, मार्टे राउल्ट। वैसे ये फ्रेंच के रहने वाले थे, फ्रांस के। उन्होंने 1886 में, इसका मतलब 1886 ईस्वी में उन्होंने इन दोनों के बीच, जो सॉल्विट और सॉल्वेंट, इन दोनों के बीच एक रिलेशन बनाया, उसको नाम दिया राउल्ट्स का। अब यहाँ जो हम बात करने वाले हैं, जब भी आपने किसी सब्सटेंस को लिया, अब मैं लिक्विड की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने सॉल्वेंट भी मेरा लिक्विड है
और जो सॉल्यूट है बेटे वो भी लिक्विड है। जब दोनों लिक्विड हैं तो उस कंडीशन में कैसे बनेगा, तो वहाँ समझना है जब दोनों लिक्विड हैं, एग्जाम्पल के लिए आज गर्मी भी है, आप ये देख रहे हैं ये बोतल है, बोतल में पानी था, मैंने नींबू लिया, इस नींबू को जो रस था उसका, उस रस को इसमें निचोड़ा। इसका मतलब क्या है, जो रस है, नींबू का जो रस है वो सॉल्यूट का काम कर रहा है और जो पानी है वो बेटे सॉल्वेंट का काम कर रहा है। और ये जो सॉल्यूशन है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी मैंने बोला नींबू का रस, आप देख रहे हैं कि नींबू का रस लिक्विड है, इसका मतलब है कि वो वोलेटाइल होगा। अब यहाँ वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो शब्द आ रहे हैं, अर्थात वाष्पशील और अवाष्पशील। थोड़ा ठीक से समझें, ये वोलेटाइल है जिसको वाष्पशील कहते हैं और एक नॉन वोलेटाइल है, इसका मतलब अवाष्पशील। तो इन दोनों का मीन्स क्या है बेटे, वाष्पशील उसको कहते हैं कि वे पदार्थ जो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात जो वाष्पों में परिवर्तित हो जाते हैं उनको तो कहते हैं वाष्पशील, और जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होते उन्हें कहते हैं अवाष्पशील। इसका रोल रहेगा क्योंकि हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ आवश्यकता पड़ेगी। तो पहली बात समझ लीजिएगा कि नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या है, अवाष्पशील जिनमें वाष्प न बने। लाइक अगर आप चीनी लेंगे, नमक लेंगे, ग्लूकोज लेंगे, KCl लेंगे, ठीक है, इस तरह के K2SO4 वगैरह लेंगे तो ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ हैं, अर्थात इनकी वाष्पें नहीं बनती। जबकि अगर हम वॉलेटाइल की बात करेंगे तो जैसे मैंने नींबू का रस लिया, तो जो नींबू का रस है वो सॉल्यूट का काम तो कर रहा है विलेय पदार्थ का, लेकिन उसकी भी वेपर्स होंगी। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैविंग वॉलेटाइल सॉल्यूट। हैविंग वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसका मतलब क्या है कि जब आपके पास वाष्पशील विलेय पदार्थ था, जो विलेय पदार्थ आपने लिया है वो वाष्पशील होगा, तब अगर राउल्ट के नियम को हम समझने का प्रयास करें तो कैसे समझेंगे उस चीज को ठीक से समझ लेते हैं। देखिए ये बेटे अपने पास कोई भी सॉल्वेंट है जिसका नाम हो गया, हमने ये मान लिया ये सॉल्वेंट A है। अब आप इसमें कोई सॉल्यूट मिलाते हो, अर्थात किसी विलेय पदार्थ को मिलाया B को, ध्यान क्या रखना है कैसा ये वॉलेटाइल है। अब ये तो पता ही है कि सॉल्वेंट है, लिक्विड की फॉर्म में है, जब लिक्विड की फॉर्म में है तो इसका तो वाष्प दाब होगा ही होगा। अगर हम इसके वाष्प दाब को PA0 मान लें और इसका जो वाष्प दाब है इसको हम PB0 मान लें, ध्यान रखना क्यों, क्योंकि अभी कौन सा लिया है हमने, वॉलेटाइल लिया है, इसका मतलब वाष्पशील, इसकी वेपर्स बनेंगी अर्थात वाष्प बनेंगी। जब वाष्प बनेंगी तो जो वाष्पशील है सॉल्यूट है उसको PB0 और इसका PA0, ये A है और ये B है। हमने B को क्या किया, A में मिलाया, जैसे ही मिलाएंगे तो मिलाने पे बनेगा बेटा सॉल्यूशन। अब ये अपने पास एक सॉल्यूशन बन गया। जब ये सॉल्यूशन बना तो आप भली भांति समझ रहे हैं कि इसमें दो पार्ट्स हो गए, एक सॉल्वेंट के और एक सॉल्यूट के, दोनों के मोल होंगे। तो दोनों के मोलों को हम क्या कर सकते हैं, XA प्लस XB, भली भांति समझ रहे हैं, पहले की तरह है। ये इसको मोल फ्रैक्शन कह सकते हैं, इसका मतलब ये सॉल्यूट के मोल वो मोल फ्रैक्शन है और ये सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, दोनों के मोल फ्रैक्शन उसमें दे रखे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होता है वेपर प्रेशर, तो वो था PA0 और PB0 दोनों के। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो PA पार्ट होगा इसको कहेंगे आंशिक दाब, अर्थात पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस A, सॉरी लिक्विड A। जो लिक्विड है उसके अगर हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो जो पार्शियल प्रेशर है A का, वो फॉर्मूला जो नियम होता है उस नियम के हिसाब से जो प्योर फॉर्म में इनके वाष्प दाब होते हैं, मैं वाष्प दाब की बात कर रहा हूं, और जो मोल फ्रैक्शन है उनके प्रोडक्ट को अर्थात तो गुणनफल को हम क्या कहते हैं, पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं। तो PA, इसका जो मोल फ्रैक्शन है A का वो XA इंटू जो A है उसका जो वेपर प्रेशर है वो PA0, इस तरीके से PA की जो वैल्यू हो जाएगी इसका मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ A। ऐसे ही सेम पार्शियल प्रेशर ऑफ B इज इक्वल XB इंटू
पी बी नॉट। और आप जानते हैं कि अगर हम टोटल इसका प्रेशर निकालें, मैंने बोला ए का निकाला और बी का निकाला, दोनों वेपर प्रेशर हैं, वो आंशिक दाब है जिसको पार्शियल प्रेशर कहेंगे। अगर हम टोटल निकालने की बात करें तो पी टोटल क्या हो जाएगा बेटे, पी टोटल इसका मतलब कुल दाब। अगर इस विलयन का कुल दाब निकालें तो दोनों के आंशिक दाबों का जोड़ हो जाएगा सम, तो पी ए प्लस पी बी। अगर इनकी वैल्यूज हम लगाते हैं तो जैसे ही आप वैल्यूज लगाओगे तो ये होगा पी टोटल इज इक्वल पी ए की जगह आ जाएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी बी नॉट। हम ये भली बात जानते हैं कि एक्स ए और एक्स बी दोनों का जो सम है वो 1 होता है, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल 1। अगर बेटे यहाँ से एक्स ए की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स बी। ध्यान रखना, एक में से एक्स बी को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। आप इसको रखते हैं तो इसमें से एक्स ए की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 माइनस एक्स बी, वो जिसके टर्म्स में सॉल्व करवाया है उसके टर्म्स में आप निकालेंगे, दूसरे को ज्यों का त्यों रखेंगे, पी बी नॉट अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा पी ए नॉट माइनस एक्स बी इंटू पी ए नॉट एक्स बी इंटू पी बी नॉट। अब आप क्या करेंगे, ये पी ए नॉट तो आपके पास ये रहा, दोनों में आप देख रहे हैं कि एक्स बी कॉमन है। आप एक्स बी वाले पोर्शन को जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है अर्थात बी के मोल फ्रैक्शन है उसको कॉमन लोगे तो बचेगा पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट। इस तरीके से पी टोटल आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैंने ये कैलकुलेशन इस तरीके से की, यहाँ एक्स ए की वैल्यू निकाली थी, यदि आप चाहते तो एक्स बी की वैल्यू लगा सकते थे 1 माइनस एक्स ए, उस वैल्यू को इसमें पुट कर सकते थे। वो डिपेंड करेगा किसके टर्म्स में आप सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स बी की जगह मैं वैल्यू लगाऊंगा तो एक्स ए इंटू पी ए नॉट ज्यों का त्यों, और इसकी जगह लगाऊंगा तो 1 माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स ए इंटू पी ए नॉट, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी नॉट माइनस एक्स ए इंटू पी बी नॉट। अब आप देख रहे हैं ये पी बी नॉट है और ये दोनों में एक्स से कॉमन है, तो आप एक्स से कॉमन लेंगे, कॉमन लेने पर देखेंगे पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट और प्लस पी बी नॉट, ये हो गया पी टोटल। इस तरीके से अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो ये करेंगे। अब बात क्या रहती है, अगर हम डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के हिसाब से देखें, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा था 11th का टॉपिक था, अगर उस टॉपिक को आपको ठीक से ध्यान हो तो आप देखते हैं अपने पास डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, जो डाल्टन साइंटिस्ट थे उन्होंने पार्शियल प्रेशर का लॉ दिया। इसका मतलब लास्ट ईयर दिया था, उन्होंने एक बात बोली, सॉरी लास्ट ईयर आपने स्टडी किया, अगर वो गैसेस के लिए था, आप देखते हैं कि अगर किसी भी बंद पात्र में कोई भी अपने पास क्लोज वेसल है, अगर उसमें ए बी बी इसमें 2 गैसों का मिश्रण है, और जब 2 गैसों का मिश्रण है, अगर हमें एक का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो एक का पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते थे कि उसके मोल्स, अब यहाँ जो मोल्स हैं उसको हम लोग बाई से डिनोट करेंगे। ध्यान रखना गैसेस के मोल्स के लिए डाल्टन के अकॉर्डिंग यहाँ बाई से लिख दे रहे हैं, डिनोट करने में कुछ नहीं है, ए का इंटू टोटल पी टी, इस तरीके से तो लिखते थे, अर्थात तो टोटल प्रेशर जितना दे रखा है वो उसका कुल दाब, और जिसके आप पार्शियल प्रेशर निकालने वाले हो उसके मोल कितने हैं, तो इस तरीके से निकालते हैं। तो हम लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स पार्शियल प्रेशर लॉ, इसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या हो जाएगा पी ए का तो वाई ए इंटू पी टोटल, ऐसे ही बी का पार्शियल प्रेशर तो वाई वी इंटू पी टोटल, और अगर दोनों के बीच आप रेशियो निकालेंगे तो पी ए ओवर पी बी इज इक्वल वाई ए इंटू पी टोटल ओवर वाई वी इंटू पी टोटल।
और पी टोटल से पी टोटल आप कैंसिल करेंगे तो रिलेशन आ जाएगा पी ए इज इक्वल पी बी, वाई ए इज इक्वल ओवर बाई वी। इसका मतलब है अगर इनमें से किसी के भी नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए और पार्शियल प्रेशर दिए हो, तीन चीज़ दिए हो, तो चौथी आप निकाल सकते हैं। रेशियो पूछा हो तब भी आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब बात कर रहा हूँ मैं इस कंडीशन के लिए ग्राफ की, तो ग्राफ आप समझ सकते हैं। इसके लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें इसके वेपर प्रेशर के साथ, ये वेपर प्रेशर है, इसका मतलब वाष्प दाब, और अगर हम मोल फ्रैक्शन के साथ, हमने ये मान लिया जो ए है उसके जो मोल फ्रैक्शन है उसको 1 मान लिया, देन उस कंडीशन में ये वैल्यूज होगी 0। अगर हम इसके पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर की बात करें तो वो पी ए नॉट होगा, और आप देख रहे हैं ये पी ए नॉट इस कंडीशन पर आकर के घटते हुए जाएगा। यहाँ जो एक्स ए की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, जो एक्स बी है उसको हमने मान लिया 1। ये कंडीशन में आप देखेंगे कि यहाँ से जो वैल्यूज़ ये ऊपर की ओर बढ़ेगी, तो यहाँ ये हो जाएगा पी बी नॉट, अर्थात इसका जो वेपर प्रेशर है, किसका, पी बी जो सॉल्यूट है उसका जो वेपर प्रेशर है। हम इसको दिखा सकते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका अभी हमने थोड़ी देर पहले पी बी निकाला, अर्थात पार्शियल प्रेशर जिसको वाष्प दाब कहते हैं, ध्यान रख, सॉरी आंशिक दाब। आंशिक दाब कैसे निकालते हैं, पी बी नॉट इंटू एक्स बी, तो एक्स बी की वैल्यू 1 आ जाएगी, इस तरीके से ऊपर की ओर बढ़ेगा। जबकि अगर हम इसकी बात करें तो ये पी ए हो गया, अर्थात ए का आंशिक दाब, तो ए का वाष्प दाब इंटू ए के मोल फ्रैक्शन, इस तरीके से। और अगर हम टोटल की बात करेंगे तो टोटल के लिए हो जाएगा पी टोटल इज इक्वल पी ए प्लस पी बी। इस तरीके से इसके लिए ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इससे आप करके देख सकते हैं आराम से, 1 से 2 बार जब करके देखेंगे तो निश्चित तौर से समझ में आ जाएगा। ये वॉलेटाइल के लिए था। अब अगर अपने पास नॉन वॉलेटाइल है तो हम कैसे करेंगे उसको भी समझ लेते हैं, इसकी तो आवश्यकता पड़ेगी। तो अब ये वॉलेटाइल के लिए हुआ। अगर अपने पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट दे रखा है, अब नॉन वॉलेटाइल में क्या आएगा, कोई भी सॉलिड सबस्टांस लेंगे और उस सॉलिड सबस्टांस के लिए कैलकुलेशन करेंगे। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं अगले वाले टॉपिक में। अब बात कर रहा हूँ मैं for having non volatile solute, इसका मतलब है अवाष्पशील विलेय पदार्थ के लिए। जब आप विलेय पदार्थ जो लेंगे वो अवाष्पशील होगा। अवाष्पशील का मतलब है उसमें जब उस पदार्थ की बात करते हैं तो वो वेपर्स में अर्थात वाष्पों में कन्वर्ट नहीं होगा, वाष्पों में नहीं बदलेगा, तब उसको मानते हैं हम लोग कि वो अवाष्पशील विलेय है। कैसे, अब थोड़ा यहाँ ठीक से समझने का प्रयास करना। ये अपने पास क्या है, सॉल्वेंट, विलायक, ये क्या है ए। जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका तो वाष्प दाब होगा, तो हम इस वाष्प दाब को क्या मान लेते हैं, पी ए नॉट। अब मैं बात कर रहा हूं इसमें आपने कोई भी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, ये कैसा है, नॉन वॉलेटाइल। इतनी बात ध्यान रखनी है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब अवाष्पशील विलेय आप मिलाते हैं तो ये पता है कि यहाँ जो पी वी नॉट है वो कैसा होगा, 0। इसका मतलब इसका जो वाष्प दाब होगा वो 0 होगा, क्योंकि वाष्प दाब होगा ही नहीं। आपने इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिलाने के बाद ये आपका बन जाता है, ये सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया। अब जब सॉल्यूशन बना तो इसमें दोनों के मोल्स होंगे, एक्स ए भी होगा, एक्स भी होगा। अब थोड़ा ठीक से समझना है, लेकिन इसका जो प्रेशर होगा जिसको आंशिक दाब कहेंगे, वाष्प दाब, सॉरी आंशिक दाब, जो आंशिक दाब है वो एक ही वजह से है। अगर हम ए का आंशिक दाब निकालेंगे तो क्या आएगा, पी ए नॉट इंटू एक्स ए, लेकिन इसका तो 0 है। अब यहाँ जो वाष्प दाब होगा, जो आंशिक दाब होगा, वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ ए की वजह से, अर्थात। और इस पूरे सॉल्यूशन में जो आंशिक दाब होगा वो सिर्फ किसका होगा बेटे, इसका वाष्प दाब होगा। जो वाष्प दाब है वो इसकी वजह से होगा, तो इसका जो आंशिक दाब है, हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा विलयन है, इस पूरे विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके कारण होगा, सिर्फ विलायक की वजह से। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पी एस है
पी एस का मतलब है, मैं यहाँ ले रहा हूँ कि पी सॉल्यूशन, अर्थात जो विलयन है, विलयन का जो कुल दाब होगा वो किसके कारण होगा, इस विलायक के कारण, अर्थात पी ए जो इसके कारण जितना भी होगा वो वाष्प, ठीक है। तो जो आंशिक दाब हुआ तो पी सॉल्यूशन है, अगर हम पी ए की जो वैल्यू है वो लगाएंगे तो पी ए नॉट एक्स से आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, पी सॉल्यूशन को मैं पी एस से डिनोट कर रहा हूँ, तो ये बनेगा पी एस इज इक्वल पी ए, और पी ए को हम लिख सकते हैं पी ए नॉट और एक्स ए, और एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू यहाँ लगी हुई है, तो एक्स ए इज इक्वल क्या हो जाता है, 1 माइनस एक्स बी, ये पी एस है। अब थोड़ा ठीक से समझें, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम अंदर, तो पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी, ये माइनस का पोर्शन दर्रा के काय का हो जाएगा बेटे, प्लस का हो जाएगा, तो बनेगा पी ए नॉट एक्स बी इज इक्वल पी ए नॉट, ये पी एस उधर जाके काय का होगा, माइनस का। अगर अपने को एक्स बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट, ये फॉर्मूला बनेगा। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, काय के बेटे, सॉल्यूट के, और जो सॉल्यूट के मोल्स कैसे निकालते हैं, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, इसका मतलब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, अर्थात तो मोल प्रवाह निकालेंगे विलेय का, तो विलेय के मोल प्रवाह बराबर फॉर्मूला होता है ये, तो यहाँ से बनेगा पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट। ध्यान रखना, अब मैंने ये फॉर्मूला तो लिख दिया, हम क्या करते हैं इसकी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए जो एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी है, अगर ये मान लें कि जो अपने पास सॉल्वेंट था अगर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो और जो सॉल्यूट है वो कम अमाउंट में हो, अर्थात तो विलयन जो हो वो डाइल्यूट हो, जब ज़्यादा डाइल्यूट होगा ज़्यादा पतला होगा, जब पतला विलयन होगा तो उसके लिए क्या करेंगे कि जो एन बी है उसको एन ए की तुलना में नेग्लिजिबल मान लिया जाएगा, तो हम इसको छोड़ देंगे, तो बनेगा एन बी ओवर एन ए इज इक्वल पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट। ये फॉर्मूला आगे जा कर के काम आएगा, अब ये कैसे काम आएगा वो समझ लेते हैं। अभी आप देखेंगे इसको क्या कहते हैं, एन बी गिवन मास ओवर मोलर मास, तो एन बी को डब्ल्यू बी ओवर एम बी, ऐसे ही डब्ल्यू ए ओवर एम ए इज इक्वल पी नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट, ये फॉर्मूला बनेगा। इसमें से ये चौथा नंबर है वो ऊपर चला जाएगा, दूसरा तीसरा नीचे आ जाएगा ये क्वांटिटी, तो डब्ल्यू बी एम ए ओवर एम बी डब्ल्यू ए इज इक्वल पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट। ये ध्यान रखना, जब सॉल्यूशन ज़्यादा डाइल्यूटेड होगा, पतला होगा, तब आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। W जो होता है वो मास है, इसका मतलब डब्ल्यू बी हो जाएगा मास ऑफ बी, डब्ल्यू ए हो जाएगा मास ऑफ ए, एम ए हो जाएगा मास ऑफ वो मोलर मास ऑफ ए, और एम बी हो जाएगा मोलर मास ऑफ बी। ठीक, इस तरीके से अब होता क्या क्या है इसमें, पी ए नॉट क्या है भैया, अगर हम यहाँ बात करें तो पी ए नॉट, आपको ध्यान हो अभी मैंने बताया था कि ये प्योर जो सॉल्वेंट आपने लिया था उसका वेपर प्रेशर है, तो हम ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो अपने को प्योर सॉल्वेंट आपने लिया, चाहे वो वाटर हो कुछ भी हो, उसका वेपर प्रेशर पी ए नॉट होता है। पी एस क्या है, उस सॉल्यूशन का, ठीक, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जो आपने सॉल्यूशन बनाया था उसका कुल वेपर प्रेशर जो भी था उसको हम लोग कहते हैं पी एस। अब क्वेश्चन में पूछता है कि जो पी ए नॉट माइनस पी एस है ये क्या है, इनका जो डिफरेंस है इसको कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ध्यान रखना, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब ये वाष्प दाब में अवनमन है, अर्थात तो वाष्प दाब में होने वाली कमी है। अगर वो ये कह दे कि पी ए नॉट माइनस पी एस ओवर पी ए नॉट, ये तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये अपना
आगे जाकर के फॉर्मूला पूरा का पूरा अपने को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर में प्रूफ करके लाना है, वहाँ सीधा लिखेंगे और प्रूफ करने का तरीका यही है। तो इसको कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसका मतलब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। जब वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन केवल उस कंडीशन में निकलेगा जब आप जो सॉल्यूशन है बनाओगे तो उसमें सॉल्यूशन पूरा होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के नाम से जाना जाएगा, बट उसमें सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, और जो सॉल्यूट लेंगे वो आपका नॉन वॉलेटाइल होगा। इसके लिए हम लोग किच राउल्ट से बेस्ड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, तो वो वहीं अध्ययन करने वाले हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, इसको बार बार करके देखना है। जितने बार आप करके देखेंगे ये उतनी आसानी से समझ में आने वाला है। इस पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, उन प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, बेस्ड प्रॉब्लम से मेरा मतलब है इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एनसीईआरटी इंटरेस्ट भी हो सकते हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चंस होंगे तो उनको करेंगे ठीक से। आप इसको बार बार करके देखिएगा। अगर कोई भी फिर भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करके आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।